हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के 6 अगस्त 2020 के न्यूज़पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं वह एक दिन इतिहास रचती हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर निरंतर पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। देखिए, सबका एक कंफर्ट जोन होता है जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। और जो सफल विद्यार्थी होते हैं वो नींद को त्यागते हैं, अपने आराम को त्यागते हैं और शायद अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, जिसमें वो काफ़ी और भी स्टूडेंट हैं जो आराम महसूस करते हैं। देर से उठना या फिर कम पढ़ाई करना, टीवी देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना, ये सभी कंफर्ट जोन में आते हैं। अगर आप इन सब से बाहर निकलकर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होती है। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली है, गरीब सवर्णों को 10% कोटा मामला संविधान पीठ को सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक लहराया तिरंगा। और तीसरी न्यूज़ है, एक दिन में 57,000 नए केस, 19.58 लाख कोरोना संक्रमित। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर नौकरियां और स्कूल व कॉलेज में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को यह मामला एक बड़ी बेंच को सौंपते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली 35 याचिकाओं पर सुनवाई अब संविधान पीठ ही करेगा। जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी समेत गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र सरकार के जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने इससे पहले अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि संविधान यानी कि 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान उन 20 करोड़ लोगों के लिए किया गया है जो जनरल कैटेगरी के हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह फैसला उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए किया गया है, जबकि विरोध करने वाली याचिकाओं में दलील दी गई है कि भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है। दूसरी न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक लहराया तिरंगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने के 1 साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक आज़ादी का जश्न मना। वहीं देर शाम दीपावली जैसा नज़ारा दिखाई दिया। केवल जम्मू या लद्दाख में ही नहीं, कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले में लाल चौक से उत्तरी कश्मीर के LOC तक लोगों ने तिरंगा फहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। कुपवाड़ा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा सुनाई दिया। 5 अगस्त का दिन एक बार फिर से यादगार बन गया। कश्मीर के लोगों ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक निशान, एक विधान की बहाली या सिर्फ मुख्य धारा से में विलीन होने का एक साल नहीं है, बल्कि वह पत्थरबाजी, आतंकवाद और शोषण की सियासत से मुक्ति का भी साल है। देखिए, यहाँ पर राम मंदिर से जुड़ी न्यूज़ को प्रमुखता से इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि आज के जितने भी एडिटोरियल पेज के आर्टिकल हैं, यानी तीनों आर्टिकल राम मंदिर जो भूमि पूजन हुआ है उससे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक दिन में 57,000 नए केस, 19.58 लाख कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ अन्य जिलों में तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते देश में हर 2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा मामले बढ़ने लगे हैं। बुधवार को 57,000 से ज़्यादा नए केस मिले हैं, जिनमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ही 10-10 हज़ार नए मामले शामिल हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 19.58 लाख को पार कर गया है, जबकि 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। 13 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें बीते 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए 45,000 से ज़्यादा संक्रमित भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, अमेरिका में भी राम नाम की गूंज। और दूसरी न्यूज़ है, चीन से तनातनी पर भारत को और हथियार बेचना चाहता है अमेरिका। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अयोध्या में भूमि पूजन पर
अमेरिका में भी राम नाम की गूंज सुनाई दी। देश भर के मंदिरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने पर यहाँ रह रहे भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। राम मंदिर को डिजिटल तस्वीरों वाली झांकी भी निकाली गई। भूमि पूजन के शुभ अवसर पर पूरे अमेरिका में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक आयोजनों की संख्या सीमित रही। वॉशिंगटन में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कैपिटल हिल तक राम मंदिर की डिजिटल तस्वीरों वाला झांकी निकाली। यह झांकी शहर में भी घूमी। इस दौरान जय श्री राम का उद्घोष गूंजता रहा। दूसरे शब्दों में भी हिंदू समुदाय के लोगों ने घरों के में दिए जलाए। कैलिफोर्निया के सामुदायिक नेता अजय जैन ने भारतीयों, खासकर भगवान राम के भक्तों को बधाई दी। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन से तनातनी पर भारत को अधिक हथियार बेचना चाहता है अमेरिका। अमेरिका अब भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है। इन हथियारों में सशस्त्र ड्रोन भी शामिल हैं जो 1000 पाउंड से अधिक भार वाले बम और मिसाइल ले जा सकते हैं। भारत चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद यह कदम काफी मायने रखता है। भारतीय सेना के 20 जवान 15 जून को हुई झड़प में शहीद हो गए थे। चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन उसने इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन के 35 सैनिक हताहत हुए थे। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में अमेरिकी अधिकारियों और संसद के सहयोगियों के साक्षात्कार के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत और चीन के बीच सीमा पर हिंसक झड़प के मद्देनजर भारत के हथियारों की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसमें अमेरिका चीन के बीच तनाव का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। पत्रिका ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही के महीनों में भारत को नए हथियार की बिक्री की योजना तैयार की है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है एसी, टीवी और फर्नीचर के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन की तैयारी। और दूसरी न्यूज़ है कि कर्ज वितरण बढ़ाने पर होगा आरबीआई का जोर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सरकार एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, कीटनाशक एवं फर्नीचर जैसे उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात में बढ़ोतरी पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई देने की तैयारी कर रही है। पीएलआई की राशि को लेकर वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही पीएलआई को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हाल ही में एक कार्यक्रम में 12 प्रमुख क्षेत्रों को जल्द पीएलआई देने की बात कही थी। इन सभी उत्पादों के उत्पादन एवं वैश्विक निर्यात बाजार में चीन का दबदबा है, जिसे हर हाल में भारत कम करना चाहता है। मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के उत्पादन व निर्यात में बढ़ोतरी के लिए सरकार पहले ही पीएलआई की घोषणा कर चुकी है। पिछले 2 महीने में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में चीन से आयात बंद करने एवं भारत में उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने का अच्छा खासा मंथन किया गया। इसमें औद्योगिक संगठनों से लेकर सभी प्रकार के साझेदारों ने हिस्सा लिया। यही वजह है कि पिछले सप्ताह वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने सभी प्रकार के रंगीन टीवी के आयात को प्रतिबंधित करने और उसे लाइसेंसिंग श्रेणी में डाल दिया है। रंगीन टीवी के आयात में 35% हिस्सेदारी चीन की थी। अब पीएलआई के जरिए रंगीन टीवी के उत्पादन के साथ उसके निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्ज वितरण बढ़ाने पर होगा आरबीआई का जोर। कोविड-19 ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है, उसे देखते हुए गुरुवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। रेपो रेट यानी कि होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन आदि से जुड़े कर्ज स्कीमों को प्रभावित करने वाली दरें से पहले ही 1.12% की कटौती कर चुके आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास भी पहले इस तरह का संकेत दे चुके हैं। पिछले दिनों उनके साथ बैठक में वित्त मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया था कि ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों ने भी ब्याज दरों में और नरमी की मांग रखी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखने से साफ है कि ग्राहकों में नया कर्ज लेने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। उम्मीद है कि कर्ज की दर घटाने के साथ ही आरबीआई गवर्नर कर्ज की रफ्तार बढ़ाने के कुछ दूसरे उपायों की भी घोषणा करें।
एक हफ्ते पहले आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ा बताता है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में 19 जून तक बैंकों द्वारा बांटे गए कर्ज में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.4% की गिरावट हुई। कृषि क्षेत्र में कर्ज की रफ्तार 0.4%, गैर खाद में 1.8, छोटे व मझोले उद्योगों की रफ्तार में 7.6 और सर्विस सेक्टर में 2.6% की गिरावट हुई है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं और तीनों राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। पहला आर्टिकल है हमारा भारत के निर्माण का शुभारंभ। प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं वह जोड़ने वाला, सबकी उन्नति करने वाला और सबको अपना मानने वाला धर्म है। उसकी ध्वजा को अपने कंधों पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सकें, इसके लिए हमें अपने मन की अयोध्या बनाना होगा। और ये आर्टिकल लिखा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर दिए गए संबोधन से ये लिया गया है और ये संबोधन दिया था मोहन भागवत द्वारा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कश्मीर और अयोध्या के बाद, यानी यह समझना होगा कि जो मोदी और शाह कर सके वह काम इससे पहले के लोग या सरकारें क्यों नहीं कर पाई। और ये आर्टिकल लिखा गया है राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह द्वारा। तीसरा आर्टिकल है राम मंदिर की महिमा। जिस तरीके से कल भूमि पूजन हो गया है और शीघ्र से शीघ्र राम मंदिर निर्माण का कार्य अब होगा, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। यह आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। हमने यह संकल्प लिया था कि मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सर संचालक बाला साहब देवसर जी ने हमें कदम आगे बढ़ाने के पहले यह बात याद दिलाई थी कि बहुत लगकर 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब यह काम होगा। 20-30 साल हमने काम किया। 30वें साल के आरंभ में हमने संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। हमने प्रयास किए जी जान से, उनके लोगों ने बलिदान दिए। वे सूक्ष्म रूप से आज यहाँ उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी हैं जो यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं जो आ भी सकते थे लेकिन बुलाए नहीं जा सके क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं थी। हमें जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी यह कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कि कहाँ गलती हुई है, कैसे रास्ता निकालें। 2 रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमें करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। इसके लिए आवश्यक पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से देखें तो सारा पुरुषार्थ पराक्रम वृत्ति हमारी रग रग में बसी है। उसे हमने खोया नहीं है, वह हमारे पास है। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी हो उसमें सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज गढ़ने का काम है। इस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा वह स्वयं खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में से एक और मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों के मूर्तियों का जो आशय है उसका पुनः प्रकटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहाँ बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। दूसरा आर्टिकल है कश्मीर और अयोध्या के बाद। अयोध्या और कश्मीर में जो हुआ और जो होने जा रहा है वह कल्पनातीत है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत और 1 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई जितने सहज ढंग से हुई उस पर सहसा विश्वास नहीं होता। इन दोनों मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया बताती है कि देश का जनमानस उसके लिए तैयार था, इंतजार कर रहा था। फिर भी मन में यह था कि शायद यह कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। अयोध्या आंदोलन की नींव में राम भक्तों का बलिदान है जो कश्मीर के गुरु तेग बहादुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाखों हिंदुओं का बलिदान है। अयोध्या और कश्मीर भारत की संस्कृति
और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए त्याग और बलिदान की लंबी कहानी समेटे हुए है। अयोध्या का फैसला सर्वोच्च अदालत से आया, कश्मीर का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति से है। अनुच्छेद 370 हटाना जितना कठिन था, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था उसके बाद की स्थिति को संभालना। जिनकी राजनीतिक रोजी रोटी और पीढ़ियों का सत्ता सुख इस अनुच्छेद से जुड़ा था, उसे निष्प्रभावी करना आसान नहीं था। 370 के सहारे खड़े ये सारे किले ध्वस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के आवाम ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। इसका प्रमाण उमर अब्दुल्ला के इस अभियान से मिलता है कि अब हमारी राजनीति का आधार क्या होगा, इसके बारे में हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अजीब संयोग है कि सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे और राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी। नेहरू के विरोध के बावजूद राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ गए थे। नेहरू इसे हिंदू पुनर्जागरण के रूप में देख रहे थे। आज उसी कांग्रेस के लोग भविष्य के कदमों को आहट सुन नहीं पा रहे। सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया वह दूसरे दिन सब अखबारों में छपा, लेकिन महान जनतांत्रिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पुरोधा नेहरू ने सुनिश्चित किया कि सरकारी माध्यम उसे सेंसर करे। मोदी सरकार ने फैसला किया कि राम मंदिर के कार्यक्रम का सरकारी संचार माध्यम दूरदर्शन से प्रसारण होगा। मोदी के अश्वमेध के घोड़े को इस समय रोकने वाला कोई नहीं है। हिंदू विरोध की राजनीति का विकल्प समाप्त हो गया है। वीर सावरकर ने कहा कि भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानने की प्रवृत्ति ही हिंदुओं का लक्षण है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने, अनुच्छेद 370 हटने और अब अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आगे क्या, यह सवाल भाजपा समर्थक और विरोधी दोनों पूछ रहे हैं। ये काम भाजपा, मोदी सरकार और संघ परिवार का लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य के रास्ते के मील के पत्थर हैं। राम मंदिर का निर्माण भारत की गरिमा की पुनर्स्थापना का पर्व है। कहते हैं कि धर्म की रक्षा 2 तरह से होती है, शास्त्र से और शस्त्र से, पर यह दौर बताता है कि धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों की आस्था से भी होती है। तीसरा आर्टिकल है राम मंदिर की महिमा। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर देश जिस तरह राममय और रोमांचित दिखा, वह राम नाम की महिमा का ही प्रताप भी है और इसकी पुनः पुष्टि भी कि इस देश के रोम रोम में राम बसते हैं। इस अवसर पर जगमग अयोध्या के माध्यम से जैसी अद्भुत सकारात्मकता का संचार हुआ और भावुक कर देने वाली जो भावभूमि निर्मित हुई, उसे सहेजने के साथ ही पोषित भी किया जाना चाहिए ताकि सबके मन को मोहने और मुदित करने वाले राम के नाम का मंदिर के उत्थान का प्रेरणा स्रोत स्थल बन सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, वैसे ही राम मंदिर निर्माण के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा और लाखों लोगों को बलिदान देना पड़ा। इस संघर्ष और बलिदान का लक्ष्य अयोध्या में केवल राम के नाम का मंदिर बनना नहीं, बल्कि रामराज्य के उन मूल्यों को जीवित रखना ही था जिनमें कोटि कोटि लोग प्रेरणा पाते हैं। राम मंदिर निर्माण का श्री गणेश हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का उदय है और इसे इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है 8 अलग अलग होटलों में रुकेगी आईपीएल की सभी टीमें। 8 अलग अलग होटलों यूएई जाने से पहले 2 कोविड-19 टेस्ट और सुरक्षित माहौल को छोड़ने पर सजा से ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आईपीएल के लिए बनाई गई हैं। बीसीसीआई की एओपी में भी मौजूद हैं। एसओपी में बताया गया है कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी की मेडिकल टीम को सभी खिलाड़ियों की 1 मार्च से अब तक की मेडिकल और यात्रा जानकारी रखनी होगी। सभी भारतीय खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ को 2 कोविड-19 पीसीआर टेस्ट कराने होंगे। टेस्ट निगेटिव आने पर ही यूएई जाने की इजाज़त होगी। यह नियम विदेशी खिलाड़ियों पर भी लागू होगा। यूएई पहुंचने पर पहले, तीसरे और छठे दिन टेस्ट होंगे। वहां टूर्नामेंट में भी प्रत्येक 5वें दिन टेस्ट होगा। खिलाड़ी को सुरक्षित माहौल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा करने पर सज़ा भी दी जाएगी। यानी काफ़ी कड़े नियम बनाए गए हैं। तो ये आज का यानी
6 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।